हेलो एवरीवन, मराठा अंपायर का नया लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी दिन बाद मैं गैप के बाद आ रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। तो चलिए, बाजीराव प्रथम तक हमने बालाजी विश्वनाथ ये सब कर लिया था। जो बालाजी विश्वनाथ हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है कि बालाजी विश्वनाथ कौन थे, तो हु वाज बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था? बालाजी विश्वनाथ ने जो छत्रपति शाहू जी थे, ठीक है, शाहू जी, ठीक है, और ये सांभाजी के लड़के थे। तो शाहू जी का इस्टेब्लिशमेंट करने में, ठीक है, और ताराबाई से जो लड़ाई वड़ाई हुई उसके बाद शाहू जी गद्दी पे बैठे हैं और शाहू जी को सारे मिनिस्टर्स ने और भी सबने सपोर्ट किया। तो इट वाज विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ की वजह से अब यही बालाजी विश्वनाथ पे ट्रस्ट करते हैं और यही बालाजी विश्वनाथ की जो जनरेशन्स आए आगे, बाजीराव 1, देन वी विल हैव बाजीराव, देन वी विल हैव बाजीराव 2 एंड ऑल दैट। तो आगे बढ़ता जाता है पूरा लीनिएज। तो यहाँ से पेशवाशिप पूरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और 1700 में भी 19 से पूरा 13 या 19 से भी आगे देखते हैं तो पूरा जो हेड बनाए जाते हैं 1750 में पेशवा पूरा रियल संगोल की संधि से बना दिए जाते हैं। पर ठीक है, पर एक तरह से पेशवास का डोमिनेंस शुरू होने लगता है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है। लेट्स बिगिन विद इट। तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ के बारे में बात करते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ के पश्चात उनके पुत्र जो बाजीराव प्रथम थे, ये बालाजी के पुत्र थे, ठीक है। इनको पेशवा बना दिया गया और जब बनाया गया तो इनकी जो आयु थी क्या नाम है, बालाजी प्रथम की, इनकी 19 साल की थे ये सिर्फ केवल। और पर सूझबूझ बहुत अच्छी थी, सूझबूझ के आदमी थे और इनके अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष, मतलब बहुत पीक पे पहुंच गई मराठा शक्ति। बाजीराव 1 बहुत इंपॉर्टेंट, बाजीराव 1। और इनका कार्यकाल देखिए 1720 से 40, ये 20 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, मराठा एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो बाजीराव प्रथम जिसके अंडर थे। उनका प्रथम उद्देश्य था कि ऐसी स्थिति का निर्माण करना कि सारे जो मराठा सरदार हैं वो एक दूसरे पर निर्भर न रहें और उस निर्भरता के वशीभूत एक दूसरे के साथ सहयोग करें, ठीक है। तो एक दूसरे का सहयोग की बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता थी, ठीक है। दूसरा उद्देश्य इनका था कि गिरते हुए जो मुगल साम्राज्य वीक, क्योंकि 1707 में क्या नाम है, डेथ हो गई, क्या नाम है, औरंगज़ेब की डेथ हो गई। उसके बाद जो रूलर्स आए देवर वेरी वीक रूलर्स। देर वॉज बहादुर शाह, देन देर इज़ मोहम्मद शाह, देन फ़र्रुख सियार, बहुत वीक रूलर था। मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था, शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह को, बिकॉज बहुत वीक रूलर्स थे, लेज़ी थे थोड़ा सा, और इनके अंदर बुजदिली भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, केयरलेसनेस कह सकते हैं। तो वीक रूलर्स आए। तो अब ये देखिए, गिरते हुए मुगल साम्राज्य जो गिर रहा था, इनके खंडहरों पर भारत और मराठा राज्य की स्थापना करना था। मतलब ये एक फिलोसफिकल वे में कहा गया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पे गिरते हुए मुगल साम्राज्य के खंडहरों पे मराठा राज्य का क्या करना है, स्थापना करना है। अब बाजीराव का एक स्टेटमेंट आया कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें, क्योंकि दे कंसिडर्ड द मुगल सर बाहर से, तो मुगल लोग हैं ये सब बाहर से ही तो आए थे, ठीक है। देवर फ्रॉम सेंट्रल एशियाज, फ्रॉम मेनली अफगानिस्तान के उस पार वाला सेंट्रल एशिया वाले रीजन से, तो निकाल दे और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। आओ हम क्या करते हैं, इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। तो खोखला क्यों हो गया? ये पुराना वृक्ष था। कौन वृक्ष था? एक मुगल अंपायर पुराना वृक्ष था, खोखला तना की रूलर्स वीक आ गए, ठीक है, उस पर अटैक करेंगे और ये सब सारी शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, ठीक है। शाखाएं अपने आप, तना पे आप वो करोगे तो शाखाएं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगी, तो पताका झंडा हो गया। तो इसको कहाँ से कृष्णा नदी से अटक तक लहराने की बात की थी, किसने? हमारे बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव ने हिंदू पर पातशाही के आदर्श का प्रचार किया, हिंदू पद पातशाही का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय भी बनाया। अब देखिए निज़ाम से क्या हुआ, निज़ाम भी तो टूट करके अलग हुए। जैसे ही डेथ हुई है औरंगज़ेब की ना, उसके लगभग थोड़ा पहले से बाद में ये सब जो निज़ाम थे सब सारे अलग होने लगे। बंगाल के कुछ अंपायर्स थे, बंगाल में सब मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां सब आए, तो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे सब अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर करने लगे। तो वो हम लोग वो बंगाल वाला भी करेंगे लेक्चर, और फिलहाल ये निज़ाम से देखते हैं। अब देखिए 1724 में क्या हुआ। देखिए अभी तक कार्नेटिक वॉर्स नहीं स्टार्ट हुए हैं, और 1740s में जो इंग्लिश और फ्रेंच राइवलरी, तो अभी कैसा इंग्लिश फ्रेंच राइवलरी चल रही है, तो फ्रेंच का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंच भी अभी एक्टिव है इंडिया में, देर इंग्लिश भी एक्टिव है। 1724 का समय चल रहा है। अब मराठा भी उसमें एक्टिव है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चलता है। असफ जा निज़ाम जो है, असफ जा 1724 में दक्कन में एक स्वतंत्र राज हैदराबाद की स्थापना की। तो किसने की? असफ जा ने कहा कि चलो भाई मैं चला जाऊँगा 1724 में। ये फ़र्रुखसियार के बाद की बात है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें फ़र्रुखसियार का समय इसके बाद का है, क्योंकि उसके बाद मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर कहते हैं, तो एक रूलर है मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह ये मुगली वंशज हैं,
तो मोहम्मद शाह फ़र्रुखसियार के बाद आता है, ठीक है। और सैयद ब्रदर्स की एक तरह से कह सकते हैं हेल्प से ही आता है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ भी फ़र्रुखसियार को हटाने में मदद करते हैं। तो 1719 में एक इवेंट याद रखिएगा कि 1719 में जो बालाजी विश्वनाथ हैं, बालाजी विश्वनाथ और दिल्ली की संधि होती है। तो बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि होती है और इसमें गद्दी पे बिठाया जाता है किसको, ये हटाया जाता है, फ़र्रुखसियार को गद्दी से हटा दिया गया। फ़र्रुखसियार को बहुत रिवॉल्ट भी होता, जैसे ही फ़र्रुखसियार को गद्दी पे हटाया जाता है गद्दी से, और इसको क्या नाम है मार दिया जाता है। तो इसको सैयद ब्रदर्स मार देते हैं, सैयद ब्रदर्स। तो उसके बाद लोगों में आक्रोश आता है, ठीक है, और सैयद ब्रदर्स भी फिर मारे जाते हैं। तो इसमें बालाजी विश्वनाथ जो थे, ये जो बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है, जो बाजीराव के पिताजी थे, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी किसको, गिराने में फ़र्रुखसियार को। अब जैसे ही फ़र्रुखसियार के बाद मोहम्मद शाह आता है, रोशन अख्तर भी जो जिसे कहा जाता है, वो सैयद ब्रदर को मार वार देता है, ठीक है। जो निज़ामुल मुल्क हैं असफ़ जाह, इनको चिन किलिच खां भी कहा जाता है, चिन किलिच खां, चिन किलिच, ये इंडिपेंडेंस, ये परेशान हो जाते हैं इंटरनल टसल वसल से, और ये 1724 को छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। और टाइटल इनको असफ़ जाह जो देता है, वो यही मोहम्मद शाह रोशन अख्तर इनको टाइटल देता है। तो ये असफ़ जाह, ये जो टाइटल है, एक मिनट रब कर दूँ, ये एक मिनट रहने दीजिए। तो असफ़ जाह जो टाइटल है, ये वाला असफ़ जाह, ये जो टाइटल मिला है असफ़ जाह, इसको रोशन अख्तर देता है, रोशन अख्तर। और रोशन अख्तर को ही क्या कहा जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा, रोशन अख्तर। और यही रोशन अख्तर कौन है, मोहम्मद शाह हैं, ठीक है, जो फ़र्रुखसियार के बाद आते हैं। किसके बाद, फ़र्रुखसियार के बाद आता है, ठीक है, ये फ़र्रुखसियार के बाद आता है। और इसका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहता है। रोशन अख्तर का जो कार्यकाल है, रोशन अख्तर, ठीक है, या मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल है 1719 से लेकर के लगभग 1748 तक। तो काफ़ी रोशन अख्तर का कार्यकाल लंबा रहा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अच्छा, हैदराबाद की स्थापना की और ये सब, और ये मराठों से भय भी खाता था, ठीक है। तो मराठों से कौन भय खाता था, ये असफ़ जाह, ये चला गया वहाँ पे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसलिए इसने कोल्हापुर गुट जो निज़ाम है, जो निज़ाम असफ़ जाह है, कोल्हापुर गुट को प्रोत्साहित कर मराठा में क्या किया, इसने फूट डालने की चाल चली। तो दो ग्रुप बटे थे मराठा के, एक सतारा वाला था और दूसरा कोल्हापुर वाला था, ठीक है। कोल्हापुर वाला किसमें वंशज थे, राजा राम के वंशज थे, राजा राम, ठीक है। और यहाँ शाहू जी के थे, सांबा जी के, या शाहू जी, ये लोग सतारा वाले थे। इसमें फूट डालने की इसने कोशिश कर दी, चाल वाल चली, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो 1725-26 में, एक मिनट, 1725-26 में 1725-26 में बाजीराव ने कर्नाटक की अनुपस्थिति में उसने शांबाजी टू की सैनिक सहायता की और शाहू को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रयत्न करा, ठीक है। परंतु पेशवा ने लौटकर स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया और 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ का युद्ध हुआ। तो ये युद्ध याद कर लीजिए, आप कहीं नोट कर लीजिए, ये सब कहानी वानी मत लिखिए, पर ये युद्ध कहीं कॉपी में उतार लीजिए कि 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ का युद्ध हुआ। इसमें निज़ाम को करारी शिकस्त दी गई। और अब ये निज़ाम को शिकस्त दी गई तो किसका पीरियड चल रहा था, 1728 वाला, ये पीरियड चल रहा था 1728 वाला, ये बाजीराव वन का पीरियड चल रहा होता है 1728 में। तो ये बाजीराव वन यही होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, निज़ाम तो इसमें हार गया और निज़ाम ने एक संधि कर ली थी इन लोगों के साथ, लेट मी रब इट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। 6 मार्च 1728 को मुंगी शिवगांव की संधि हुई, ठीक है। और बैटल ऑफ पलखेड़ कब हुआ था, 28 फरवरी 1728। और ये सब बैटल किसके साथ हुआ था, निज़ाम, ठीक है। निज़ाम याद रख लीजिए आप, निज़ामों के साथ बैटल हुआ था पलखेड़ का 28 में और मराठा के बीच में, 1728 की बात है, बाजीराव प्रथम। और यहाँ 1728 में क्या हुआ, इसको मुंगी शिवगांव की संधि हुई थी। मुंगी शिवगांव किसकी संधि हुई थी, मुंगी शिवगांव की संधि। आइए आगे देखें। निज़ाम शाहू को चौथ और स्वदेशी मुख का शेष धन प्रदान करेगा, ये संधि में शर्तें रखी गई थी। निज़ाम जो इनको चौथ देखा, ठीक है, चौथ टैक्स वैक्स लिए। स्वदेशी मुख एक सेस होता है, जैसे टैक्स के ऊपर एक अलग से सेस लिया जाता है, तो स्वदेशी मुख हो गया। और निज़ाम क्या करेगा, निज़ाम को उन समस्त व्यक्तियों को रखना पड़ेगा जिन्हें मराठों ने कर वसूलने के लिए नियुक्त किया था, ठीक है। निज़ाम ने शाहू जी को समस्त महाराष्ट्र का स्वामी स्वीकार कर लिया। इसी देखिए कितनी बड़ी थी, निज़ाम जो पूरा हैदराबाद वाला, इसने शाहू जी को कहा भैया आप समस्त महाराष्ट्र के आप स्वामी हैं। किसने कहा, ये शिवगांव की संधि थी और पलखेड़ के युद्ध में हारे थे तब, शिवगांव पलखेड़। निज़ाम ने शांबाजी द्वितीय को पन्हाला भेजकर स्वीकार कर लिया। तो अब निज़ाम ने क्या किया, शांबाजी जो द्वितीय थे, ठीक है, उनको पन्हाला भेजना स्वीकार कर लिया। तो शांबाजी द्वितीय जो कि राजा राम की, ये क्या थे, राजा राम के पुत्र थे, ठीक है।
और दूसरी बीवी से, 2 बीवियाँ थी शांबा जी की, क्या नाम है इनकी, सॉरी, राजा राम की 2 पत्नियाँ थीं, एक ताराबाई, तो राजस बाई जो थी उसके पुत्र थे शांबा जी दी थी राजस बाई के, ठीक है। तो इनको कहा कि भाई हम पन्हाला भेज देंगे। इस संधि के इतिहास में इसका अपना महत्व है इस संधि का, क्योंकि इसके अनुसार निज़ाम ने 1719 में की संधि में दिए हुए मराठों के अधिकार को के विधिवत स्वीकार कर लिया। तो मेनली ये था कि मराठों को सर्वोच्च स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1737 में देखिए क्या हुआ कि भोपाल के निकट निज़ाम ने मुग़ल सम्राट जो है मोहम्मद शाह, तो अभी मोहम्मद शाह का रूल चल रहा है, मुग़ल सम्राट, या इसको रोशन अख्तर भी कहते हैं, फर्रुखसियार के बाद ये आया था, ठीक है, किसकी मदद से, सैयद ब्रदर्स की मदद से, ठीक है। अब मोहम्मद शाह के समर्थन में एक बड़ी सेना, समर्थन में क्या नाम है कि बड़ी सेना एकत्र कर ली, किसने, निज़ाम ने, कि भाई हम मोहम्मद, अब ये मोहम्मद शाह को सपोर्ट करने लगा, समझ रहे हो आप, पहले तो खुद हारा मराठों के साथ, अब मोहम्मद शाह को समर्थन दे रहा है ये, कि और बड़ी सेना एकत्र कर ली। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, किंतु बाजीराव जो थे, क्या नाम है, बाजीराव ने तत्परता से निज़ाम को घेर लिया, ठीक है, और क्या नाम है, दुराई सराई की संधि हुई, बिना युद्ध की एक संधि हो गई, क्योंकि बाजीराव चालाक निकले और जो फोर्सेस थी, ये फोर्सेस घिर विर गई, जो भी हुआ, और दुराई राय की संधि 1738 में हो गई। ये भी ये निज़ामों के साथ, या कह लो इनके साथ, इनकी जो पूरी मिलकर के जो सेना थी, तो एक बड़ी सेना मोहम्मद शाह के समर्थन में भेजा, पर मोहम्मद शाह की जो सेना थी इन लोगों की, ये घिर गई, किसके, बाजीराव के ज़रिए, और दुराई सराय की संधि के लिए फोर्स किया किसने, बाजीराव प्रथम ने। अब इसमें क्या हुआ, 1738 की दुराई सराय की संधि, ये आप डेट कहीं भी मेंशन कर लीजिए या याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 1738 दुराई सराय की संधि। पूरी कहानी लिखने की नहीं ज़रूरत है, बस यही सब आप कर लीजिए, ठीक है, बाकी मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ। तो संपूर्ण मालवा, पूरा मलवा, नर्मदा तथा चंबल नदी के बीच की समस्त भूमि बाजीराव को दे दी गई। तो पूरा संपूर्ण मालवा था, नर्मदा है, तथा चंबल नदी के बीच की समस्त भूमि बाजीराव का। आप समझ रहे हो, पूरा आपका विंध्यन वाला रीजन, सब पूरा रेंजेस ये सब हैं, नर्मदा है, चंबल नदी है, पूरा मध्य प्रदेश जो आप कह रहे हो इस टाइम, मराठा, पहले तो महाराष्ट्र का तो था ही, देन मराठास जो है, मराठास मध्य प्रदेश को भी पूरा कब्जा कर लिए। 50 लाख रुपए भी इन्होंने बाजीराव को दिए, उस समय का 50 लाख, समझ रहे हो, इन्फ्लेशन लगाओगे तो 50 करोड़ ना हो जाए। इस संधि के इस पे पश्चात निज़ाम ने बाजीराव से पूर्ण पराजय मान ली, फिर ये हार गए। अब देखिए गुजरात की विजय कैसे हुई थी, देखिए ये 38 में दुराई सराय की संधि हुई, गुजरात की विजय 1730, ये पहले का वाक़या है, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश पूरा कब्जा करते हैं, निज़ाम से ले लेते हैं, तो ये गुजरात वाला पहले का है। ये इनके छोटे भाई थे चिमना जी, ये गुजरात के सूबेदार थे, एक सर बुलंद खां के मध्य चौथ तथा सरदेशी मुख का समझौता हुआ था, किससे, एक चीमान जी थे, ठीक है, और इनके छोटे भाई थे, ठीक है, और सर बुलंद खां, ठीक है, सूबेदार गुजरात का था सर बुलंद खां, मुगल में ही रहा होगा, और ये सरदेशी मुख का सब हुआ। शाहू ने गुजरात से, शाहू जी ने क्या किया था, जो शाहू जी मेन राजा थे, ठीक है, शाहू जी तो मेन राजा हैं, पेशवा नहीं थे, ठीक है, छत्रपति शाहू जी, ही वॉज द रूलर। तो शाहू जी ने क्या किया, गुजरात से कर वसूलने के अधिकार सेनापति त्र्यंबक राव दाभोदे को दिया, और दाभोदे महत्वाकांक्षी था और वह गुजरात तथा मालवा की संयुक्त चौथ पर अधिकार चाहता था। उसने निज़ाम से मित्रता कर उसे मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। फलतः 1731 में बाजीराव ने दाबादे के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी। अब क्यों, क्योंकि ये क्या नाम है, ये दाबादे जो थे, ये दाबादे धोखा देने लगे। अब हुआ क्या कि ये मित्रता किया इन्होंने निज़ाम के साथ दबा देने, और बाजीराव चाहते नहीं थे ये। देखिए दाबादे आया, निज़ाम से मित्रता की, उसके पहले 1700 बाद में 1738 में सब सारे इवेंट हुए, तो निज़ाम कहीं ना कहीं हमेशा लगा हुआ था कि हम मराठा अंपायर को गिरा दिया जाए, ठीक है। तो मुगल तो वीक रूलर थे, पर इनकी फाइट जो थी वो निज़ामों से शुरू हो गई। अब 1731 में क्या हुआ, बाजीराव ने दाबादे के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की, और 1731 में ये दाभोदे मारा गया। दाभादे, तो दाभादे इसको लिख लूँ आप, दाभदे कह लीजिए, दाबादी, ये प्लस निज़ाम, तो निज़ाम से इसने दोस्ती कर ली थी, ठीक है, अच्छी खासी दोस्ती कर ली। पर ये 1731 में युद्ध हुआ था, डभोई, तो डभोई का युद्ध हुआ था, डभोई, तो 2 युद्ध आ गए। तो पहले डभोई का युद्ध हुआ था, और अल्टीमेट निज़ाम हारे थे, क्या नाम है, यहाँ पे पलखेड़ के युद्ध में। तो पहले पलखेड़ में हारे बेचारे ये सब, फिर 17 दुराई सराय की संधि हुई, फिर हारे, ठीक है, और 31 में ये हारे थे डभोई के युद्ध में, ठीक है। तो ये सब कितना हारते गए निज़ाम, पर दाबादे यहाँ मारा गया, ठीक है। और तथा उसका जो पेशवा, दाबादे का पेशवा समर्थक था पीलाजी गायकवाड़ का अधिकार गुजरात में स्थापित किया गया, ठीक है।
अंततः 1738 में गुजरात को मराठा ने राज में मिला लिया गया। तो 1738 में देखिए गुजरात को मराठा राज में मिला लिया गया था और 1768-38 में ही निज़ाम के साथ दुराई सराय की संधि वंधी ये सब हो गई थी और निज़ाम कहे कि भाई आप ही राजा हो। अब शांभाजी द्वितीय की बात करते हैं। शांभाजी की द्वितीय के संबंध में देखिए ये राजा राम के पुत्र थे। किसके थे? राजा राम के पुत्र थे। अब इनके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए क्या है, ये चचेरा भाई था शाहू का, शाहम्बाजी टू, ठीक है, कोल्हापुर वाले शासक वाले ग्रुप में था। निज़ाम के भड़कने से उसने क्या हुआ, निज़ाम के भड़काने से उसने स्वराज्य शिवाजी के राज्य की सीमाएं का आधा भाग शाहू से मांगा। इसने कहा भैया हमें आधा भाग दे दो, और दक्षिण के 6 सूबों और चौथवत स्वदेशी मुख पर भी अपने अधिकार का दावा किया। तो ये निज़ाम भड़का रहा था यहाँ पे। देखिए यहाँ भी थका नहीं, निज़ाम इनके भाइयों को भड़काने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जिस समय बाजीराव गुजरात की ओर गया हुआ था, जब बाजीराव गए थे एक्सपीडिशन पे गुजरात पे, उस टाइम शांबाजी टू ने शाहू की सीमाओं पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। देखा शांबाजी टू ने कि शाहू अकेले, शाहू तो राजा हैं, अब वो भाई उतना मिलिटरली स्ट्रांग नहीं थे जितना बाजीराव थे। तो बाजीराव गुजरात गए थे, इसने अटैक वटैक करनी शुरू कर दिया। शाहू ने प्रतिनिधि श्रीपत राव के नेतृत्व में सेना भेजी और शांबाजी टू के विरुद्ध भेजी थी। बाजीराव भी निरंतर शाहू को अपना परामर्श भेजता रहा, ठीक है, हेल्प वेल्प करता रहा, ठीक है, शाहू को। 1730 में वारणा नदी के निकट शांबाजी टू का पराजय हुई। शांबाजी टू हार गए और अप्रैल 1731 में वारणा की संधि हुई। अब वारणा की संधि में इन लोगों का आपस का जो टसल था, जो इंटरनल टसल कह लीजिए इन दोनों राज्यों में, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। तो 1700 अप्रैल 31 में वारणा की संधि हुई, ठीक है, जिसके द्वारा आपस में इन दोनों का टसल खत्म। वरना नदी है इसलिए वरना की संधि कहा जाता है। अब बताइए वरना किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है, बताइए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वरना की ट्रिब्यूटरी कहाँ है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला रीजन है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रीटी में कहा गया कि कर्नाटका और कोंकण, ठीक है, जो कोंकण कोस्ट वाला, जैसे कोरोमंडल कोस्ट, मलाबार कोस्ट, तो कोंकण वाला रीजन जो है, जो मुंबई के पोर्ट साइड वाला के प्रदेश शांबाजी टू तथा शाहू ने परस्पर विभाजित कर लिया। तो कर्नाटक और कोंकण कोस्ट, ठीक है, ये है कर्नाटक, कोंकण और कर्नाटक, ये वाला जो है यहाँ रीजन, ये कुछ थोड़ा और ऊपर ले लो तो क्या नाम है, गलत डायग्राम बना दिया। अगर ये है तो ये वाला रीजन पूरा जो है इन लोगों ने डिवाइड किया आपस में ही कि कैसे क्या होगा। अब महाराष्ट्र का छत्रपति शाहू को स्वीकार कर लिया गया। छत्रपति शाहू जो थे ये राजा और छत्रपति चुने गए, महाराष्ट्र के हेड, ठीक है, और शांबाजी टू ने एक्सेप्ट कर लिया। तो शांबाजी टू भी बहुत मतलब पीछे लगे रहे शांबाजी। और देखिए निज़ाम यहाँ हारा नहीं था, 1731 हार गया, मतलब पीछे पड़ा ही रहा। लास्ट में देख रहे हो आप 1738 में जाके फाइनली वो हारा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके पश्चात शांबाजी टू ने कभी भी शाहू का विरोध नहीं किया। इसके बाद भाई कभी विरोध नहीं किया इन्होंने, एक बार हार गए फिर। अब देखिए मालवा विजय। मालवा जो कि आधुनिक उज्जैन और ये सब सागर जिलों में अवस्थित है और महत्वपूर्ण रही, क्योंकि मालवा उत्तर भारत तथा दक्कन को जोड़ता था, ठीक है भाई, नॉर्थ इंडिया को और दक्कन को मालवा जोड़ा। और बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में कूटनीति के सहारे मालवा पर अधिकार का प्रयास किया था और 1728 में मालवा पर मराठों ने आदाजी पवार और मल्हाव राव के नेतृत्व में आक्रमण किया था। और यहाँ के सूबेदार गिरधर बहादुर, कौन थे? गिरधर बहादुर। अमझेरा का युद्ध हुआ था, उसमें अमझेरा के युद्ध में इनको पराजित किया गया। तो अमझेरा का युद्ध, गिरधर बहादुर, 1728। कहाँ वाला रीजन? मालवा वाला रीजन, ठीक है। मल्हाव राव और इन लोग का मदद लिया गया था और मालवा राव वाले रीजन की बात चल रही है। अब इसका चचेरा भाई दया बहादुर भी इस युद्ध में मारा गया। किसका चचेरा भाई? गिरधर बहादुर, ठीक है, जो सूबेदार था गिरधर बहादुर मारा गया और चचेरा भाई भी मारा गया और मालवन पे मराठों ने कब्जा कर लिया। और 1738 में यहाँ दुरासराय की संधि हुई, जिसमें निज़ाम भी थे और बहका रहे थे, ठीक है। मुगल बादशाह के वजीर निज़ामुल मुल्क ने मालवा मराठों को पूरा सौंप दिया। तो मालवा मराठों को पूरा सौंप दिया गया था दुरासराय की संधि से, और ये 1738 में हुई थी, ठीक है। कब है? 1738 में हुई थी। अब बुंदेलखंड की विजय देखते हैं। क्या बुंदेलखंड की विजय? बुंदेलखंड राज जो है मुगलों के इलाहाबाद की सूबेदारी में थे। तो इलाहाबाद की जो सूबेदारी है, जेजा भुक्ती, जो जेजा भुक्ती वाले हैं, ठीक है, वो बुंदेलखंड वाले रीजन में थे। जेजा भुक्ती एम्पायर जो था, ठीक है, उसको अलग से देख लिया जाएगा। तो बुंदेलखंड राज जो है मुगलों के इलाहाबाद की सूबेदारी में था। मुगल के सूबेदार था, कौन था? मोहम्मद शाह बंगश, ठीक है, बंगश बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद शाह खां बंगश, ये इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ था। तो उसने बुंदेलों को, जो राजपूत थे, उन्हें समाप्त करने की कोशिश की, परंतु तत्कालीन बुंदेल नरेश छत्रसाल ने मराठों की सहायता मांगी। तो छत्रसाल जो थे बुंदेल के नरेश थे, ठीक है, जेजा भुक्ती एम्पायर के शायद थे में भी।
तो उन्होंने मराठा से सहायता वहायता मांगी और 1728 में क्या हुआ, मराठों ने मुगल द्वारा विजित सभी बुंदेलखंड के प्रदेशों को छीन लिया। तो देखिए कितनी पावर दिखाई बाजीराव ने। बाजीराव ने जो भी एरिया था, अब देखिए 1728 रूल किसका चल रहा है, मुगल रूलर रोशन अख्तर। 1728 मोहम्मद शाह हम देख रहे, और बहुत वीक रूलर था ये, डरपोक भी था, मराठों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका, बस निज़ाम जो थे वो करते थे, ठीक है, और पीछे ही पड़ गए थे। तो बुंदेलखंड के प्रदेशों को छीन लिया और वापस इन्हें दे दिया। अब इससे कृतज्ञ होकर के एकदम भाई कृतज्ञ हो गए हैं, और छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का भी आयोजन किया, किसके, बाजीराव की शान में एक दरबार का आयोजन किया। ये हम लोग बाद में देखेंगे, हालांकि ये कवर ही हो जाएगा इसमें। और उसमें एक नर्तकी थी मस्तानी, ठीक है, इसको पेश किया गया, बाजीराव मस्तानी, जो कोई मूवी भी शायद आई थी, कुछ था। तो कल्पी, सरोज, ये सब सारा देखिए जागीर के रूप में भेंट किया गया, ठीक है। झांसी, कूच, भाटा, सागर, ये सब सारी जगह थी। अब देखिए दिल्ली पर आक्रमण तथा भोपाल युद्ध, 29 मार्च 1737 की बात की जा रही है। 29 मार्च 1737 क्या हुआ, बाजीराव प्रथम ने केवल 500 घोड़सवार लिए और ये दिल्ली पहुंच गए, और वहाँ 3 दिन तक ठहरे भी, और मुगल शाह को आतंकित करते रहे। कौन था मुगल बादशाह यहाँ पे, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह। ये काफ़ी दिन तक रहा है मोहम्मद शाह, जो फर्रुखसियार के मरने के बाद आया रोशन अख्तर सैयद ब्रदर्स की मदद से, ठीक है, तो काफ़ी दिन तक रहा। और सैयद ब्रदर ने किसकी मदद ली थी, बालाजी विश्वनाथ की मदद ली थी। फर्रुखसियार को हटाने के लिए सैयद ब्रदर ने मदद ली। अब फिर सैयद ब्रदर ने फिर रोशन अख्तर, जो यही इस टाइम मोहम्मद शाह है, इसके साथ इसको बनाया, ठीक है, हेड बनाया। और सैयद ब्रदर पब्लिक रिवॉल्ट किया, और फिर ये सब फ़ायदा उठा के पब्लिक रिवॉल्ट का मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर ने मार दिया सैयद ब्रदर को। अब देखिए मराठा का युद्ध जो चलने लगा, अब ये मुग़ल के खिलाफ ऐसे चलने लगा। यहाँ रोशन अख्तर है, मोहम्मद शाह इसने मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख की वार्षिक नकदी धनराशि की अदायगी का आश्वासन दिए जाने पर वापस लौटा। भैया यहाँ डर गया मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, और इसने कहा भैया क्या नाम है, नकदी राशि ले लो, कैश ले लो, आप 13 लाख रुपए का कैश ले लो, और मालवा की सूबेदारी ले लो। मालवा तो वैसे भी लोग, देखो मालवा की सूबेदारी तो 38 में देखो लगभग आ ही गई थी। देखो यहाँ पे दुरई सराय की संधि से पूरा मालवा क्या है, मराठों को सौंप दिया गया था। उसके पहले ये सब सारे इवेंट्स हुए, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली लिखा नहीं है सही से, इसमें ऊपर नीचे है, ठीक है। तो इस आक्रमण से मुगल सम्राट का खोखलापन नष्ट हो गया, और मोहम्मद शाह ने निज़ाम को मराठा, मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह ने निज़ाम को मराठा के विरुद्ध भेजा, किंतु भोपाल के निकट बाजीराव ने निज़ाम को घेर कर संधि के लिए विवश कर दिया था। और 1738 में दुरई सराय की संधि, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, बार बार आ रही है, दुरई सराय की संधि। कौन सी संधि है ये, 1748 की दुरई सराय की संधि, दुरई सराय की संधि, ठीक है। इसमें निज़ाम भी थे, मुग़ल भी थे, तो निज़ाम थे और मुग़ल साथ साथ थे, और वर्सेस मराठा थे। कौन सी दुरई सराय की संधि, आइए देखते हैं आगे क्या है। किसी यूरोपियन शक्ति के विरुद्ध बेसिन की विजय मराठों की पहली जीत थी, ठीक है। मराठों ने, अब यहाँ बेसिन की विजय देखिए, ट्रेटी ऑफ बेसिन होती है वो 1800 के बाद ट्रेटी ऑफ बेसिन होती है, वेलेस्ली की पीरियड है, वो अलग है, वो बाजीराव 2 था तब। ये बेसिन की विजय, ये वाली बाजीराव 1 वाले में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बाजीराव 1 का ही मे भी 39 तक तो कार्यकाल तो चलता ही है बाजीराव 1 का। तो ये बाजीराव 1 20 से 40, 1720 से 1740 जो है ये बाजीराव 1 का पीरियड है। तो ये भी बाजीराव 1 का आखिरी पीरियड चल रहा है। 1740 में बाजीराव मर जाते हैं, डेथ वेथ हो जाती है शायद। तो आइए देखते हैं इसको क्या है। तो 1739 में चिमना जी के नेतृत्व में बेसिन को जो है पुर्तगालियों से छीन लिया गया। ये पुर्तगाल तो आगे पहले ही हुआ में कैप्चर कर गया, बैठ गए थे। अब पुर्तगालियों से किसने छीन लिया, 1739 में चिमना जी के नेतृत्व में बेसिन को छीन लिया गया, और साथ ही सल्सद पर भी अधिकार कर लिया गया। और इस क्षेत्र से 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष राजस्व लिया गया, सब सारी चीज़ें। और पुर्तगालियों का धार्मिक कट्टरता जो पंथी और धर्म परिवर्तन ये लोग कराते थे, उस पर भी अपोज किया गया, ठीक है। और जो भी अत्याचारों से जो मराठा समुदाय भी इनसे बहुत घृणा करने लगे थे। इस प्रकार पुर्तगालियों पर विजय मराठा शक्ति को अधिक बल मिला था तथा मराठों को सर्वोच्च सिद्ध हुई। तो सर्वोच्चता कैसे सिद्ध हुई मराठों की, पुर्तगालियों से लड़े, निज़ामों से लड़े, फिर मुगल को भी डराया, बहुत सारी चीज़ें थी। अब मेनली एक रूलर था बाजीराव 1। देन कोंकण का अभियान क्या था, कोंकण कोस्ट में लोग पहुँचे भाई साहब। बाजीराव ने 1733 में कोंकण में जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ अभियान किया। तो ये जंजीरा के सिद्धि, ठीक है, लोग रहते थे यहाँ पे, जंजीरा सिद्धि लोग होते थे, और ये जंजीरा जगह है, ठीक है, आइलैंड वाइलैंड है। अब यहाँ पे कोंकण के पास इनके खिलाफ अभियान 1733 में शुरू हो गया, ठीक है। ज्ञातव्य है कि सिद्धि जो पहले ये निज़ाम शाह के बाद फिर आदिल शाह राज में सैनिक अधिकारी थे, 1700 आदिल शाह की डायनेस्टी में भी थे, ठीक है, और सैनिक थे। 1670 में, अब ये मुग़ल का पीरियड चल रहा है, मुग़लों की सेना में आ गए थे। तो ये सिद्धि जो थे
ये बाद में क्या हुआ, मुगल की सेना में आ गया औरंगज़ेब के टाइम में। और एक लड़ाकू जाति थी, जो सिद्दी थे बहुत लड़ाकू होते थे। अब भैया मराठा को इनसे भी वो करना था। 1734 में बाजीराव वहाँ के सिद्दियों से संधि करके वापस आए। 1734 में सिद्दियों से भी संधि कर ली, किंतु कुछ समय बाद फिर से युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। और अंत में 1736 में बाजीराव के भाई चिमनाजी अप्पा ने सीधी सत को एक युद्ध में मार गिराया। सीधी सत जो भी थे इनके रूलर रहे होंगे, तो चिमनाजी अप्पा ने मार गिराया। इससे फिर संधि हो गई सीधियों के साथ, और सीधियों ने क्या किया, कोंकण प्रदेश पर पेशवा के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। भैया जाओ, आप ही का है, क्या नाम है, कोंकण प्रदेश। 1736 में मार गिरा। आप समझ रहे हो, 1738 तक गुजरात आ गया, मालवा आ गया, देन यू हैव कोंकण कोस्ट। तो 40s में जो पूरा है बाजीराव ने सब पूरा मतलब इनको फैला दिया। देन रिस्टोर कराया था बुंदेलखंड वाला रीजन। तो ये सब 1720 से 40 जो है बहुत ही पीक पीरियड था। 1720 से 24 बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड था किसका, मराठास के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड था, बहुत एक्टिव थे, बहुत वर्चस्व था 1720 से 40 वाला। तो इस प्रकार बाजीराव ने सभी समस्याओं का हल निकाला और उसने पेशवा की श्रेष्ठता को स्थापित किया। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड ये सब आ गए, और पेशवा बाजीराव ने सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया ये 20 साल जो हमने बताया, 1720 से 40। ठीक है। अच्छा देखो, अपने जीवन के अंतिम दिनों में पेशवा ने मुगल सूबों को मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में विभाजित कर दिया। तो अलग अलग मराठा सरदार हो गए, जिसमें कि विभाजित किया थे, मराठा सरदारों में विभाजित किया किसने, यही बाजीराव वन नहीं किया था। और इसमें थे कौन कौन आगे थे इंपॉर्टेंट, दिस इज गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर। तो ये अलग अलग सरदार थे, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर। ठीक है। और इन लोगों ने फिर बाद में अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना ही कर ली। तो ये बाजीराव वन के पीरियड में लोग आए थे। अब देखिए बालाजी बाजीराव आया 1740 से 61। बड़ा टसल वसल हुआ है बालाजी बाजीराव का जब पीरियड रहा है। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, ठीक है, फिर लाइव आया इसी टाइम पे, ये सब सारी चीज़ें हैं। 40s वाले में कार्नेटिक के वॉर्स हुए हैं, कार्नेटिक के वॉर हुए 1748, 44, 43, तीनों सब कार्नेटिक वॉर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं बालाजी बाजीराव के पीरियड में बहुत ही, क्योंकि 57 में फिर ये सब सारा क्या नाम है, क्लाइव का आना, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हो जाना, ठीक है, ये सब सारे जो इवेंट्स, फिर इनके 61 में ही 62-3 से फिर अहमद शाह अब्दाली का अटैक, ठीक है, नादिर शाह वाला इन्वेजन। तो ये सब इसके बाद ही वाला पीरियड चलेगा। ठीक है, आइए तो देखते हैं क्या है। पेशवा बालाजी जो बाजीराव के मृत्यु के बाद उनके बालाजी बाजीराव बने। उनको नाना साहेब भी कहते थे। देखिए एग्ज़ाम में अगर कभी पूछ लिया नाना साहेब, अगर आपके एग्ज़ाम में इफ़ एग्जामिनर आस्क यू क्या कि नाना साहेब कौन है, तो ये नाना साहेब ऑर्डर दे देगा, तो बालाजी बाजीराव को ही कहा जाता है। नाना साहेब बाजीराव के पुत्र हैं। तो अगर ऑर्डर आ गया क्रोनोलॉजिकल, तो इसमें नाना साहेब आप समझ जाइएगा बालाजी बाजीराव। इनको पेशवा नियुक्त किया गया था। और रघुजी भोसले और अन्य मराठा सरदारों ने, तो जब नाना साहेब को बनाया गया तो रघुजी भोसले ने क्या हुआ, विरोध किया, लेकिन शाहू ने इनके विरोध की चिंता नहीं की। और 4 जुलाई 1740 को बालाजी बाजीराव पेशवा के रूप में, ठीक है, 4 जुलाई 1740 को पेशवा के रूप में कार्य करने लगे। और बालाजी ने अपने पिता का साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। पेशवा और रघुजी के बारे में देखते हैं। शाहू का निकट संबंधी और सेनानायक रघुजी भोसले। तो रघुजी भोसले शाहू राजा थे, ठीक है, रघुजी भोसले इनका निकट सेना। और शाहू जी का जो रूल रहता है, शाहू जी लगभग 49 तक रहते हैं। ठीक है, 1749 इसका लास्ट कार्यकाल शाहू जी का 1749 रहता है। ठीक है, अभी 1749 के पहले तक की बात चल रही है। अब देखिए अब इनका कार्यकाल क्या था, 60, 40 से 61। चलिए आइए, इन्हीं के कार्यकाल में शाहू जी का मतलब देहांत हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। रघुजी भोसले जो हैं ये बालाजी बाजीराव का प्रतिद्वंदी था, पर ये शाहू जी के बहुत निकट था और वो पेशवा से ईर्ष्या भी रखता था। उसने क्या किया, बंगाल पर आक्रमण कर वहाँ के शासक अली वर्दी खां से चौथ वसूल की। कुछ समय पश्चात पेशवा से उसका संघर्ष हो गया। तो पहले गया अली वर्दी खां जो थे वहाँ पे, उनको अटैक भी किया। ये बंगाल वाले रूलर से, इनको बाद में देखा जाएगा। और संघर्ष भी हुआ पेशवा से। फिर इसका पेशवा ने कई बार फिर रघुजी को पराजित भी किया। अन्य में क्या हुआ कि शाहू जी जो थे, शाहू जी ये जो शाहू हैं, ठीक है, जो मेन राजा, इनके हस्तक्षेप करने के बाद दोनों में समझौता हो गया। फिर पेशवा और राजपूत के बारे में देखते हैं। 43 में 1743 की बात है, में जयपुर के राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई। तो जयपुर के एक राजा थे जय सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है 1743 में। और उनके जो दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती है। ठीक,
मेवाड़ के राजा रहते हैं जगत सिंह, और बूंदी और कोटा के राजाओं ने ये माधव सिंह की सहायता की, और ईश्वरी सिंह ने मराठा सरदार मल्लाव राव होलकर और सिंधिया से सहायता मांगी। ये सब आप कहानी की तरह सुन लीजिए बस। और माधव सिंह तथा उसके साथियों को कठोर दंड दिया। अपनी सहायता के बदले उसने मराठों को 3 लाख रुपए देने का वचन दिया था, ठीक है। किंतु इन रुपए के बंटवारे पर सिंधिया और होलकर में संघर्ष हो गया। अब देखो, रुपए के बंटवारे में सिंधिया और होलकर में लड़ाई हो गई। अब मल्लाव राव होलकर माधव सिंह की ओर मिल गया। देखिए, अभी मल्लाव राव होलकर सबसे लास्ट में जो अंग्रेज़ों से ट्रीटी करते हैं ना, लगभग 1818 में या 19 में, ठीक है। तो ये मल्लाव राव होलकर ही करते हैं, ठीक है। और अभी क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर ने इनके नाम पे, इनकी जो हैं अहिल्या बाई के नाम पे एक एयरपोर्ट या कुछ खोला है, या दिल्ली का नाम चेंज किया है, तो वो भी आप करंट में देख लेना अभी, ठीक। तो होलकर हैं सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे पर देखो लड़ाई हो गई पैसे को लेके। फिर अब मल्लाव राव होलकर माधव सिंह की ओर मिल गए, ठीक है। ऐसी अवस्था में पेशवा ने होलकर, ये जो पेशवा थे, इन्होंने होलकर और सिंधिया के बीच समझौता करवा दिया। किंतु पेशवा के लौटते ही मराठों के पारस्परिक संघर्ष से लाभ उठाकर ईश्वरी सिंह ने मराठों के साथ हुई संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ईश्वरी सिंह क्या, हम इनकी संधि नहीं मानेंगे। इस पर होलकर ने माधव सिंह की सहायता की और ईश्वरी सिंह को समझौता स्वीकार करने के लिए विवश किया। अंत में ईश्वरी सिंह ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली और माधव सिंह गद्दी पे आसीन हुआ। मराठा के ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फलतः अपने बहुत से मराठों का वध करवा डाला, जिससे मराठों के राजपूत के संबंध में अत्यधिक बिगड़ गए। तो देखिए, ये सब हुआ कि संबंध बहुत ख़राब हो गए थे मराठों में, बिकॉज ऑफ होलकर और सिंधियास के बीच में लड़ाई होने लगी। एक जने सपोर्ट कर रहे थे, क्या नाम है, ईश्वरी सिंह को, दूसरे कर रहे थे माधव सिंह को, ठीक है। और जो मेवाड़ बूंदी कोटा के राजा थे, मेवाड़ बूंदी और कोटा के जो राजा थे, ये कर रहे थे, क्या नाम है, माधव सिंह की सहायता। अब ईश्वरी सिंह की सहायता कर रहा था होलकर और सिंधिया करने लगे। अब क्या हुआ, सिंधिया और होलकर में संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वरी सिंह ने कहा कि हम पैसा नहीं, देखो कठोर, अपनी सहायता के बदले उसने मराठों को 3 लाख रुपए देने का वचन दिया था। फिर ये दोनों लोग आपस में लड़ने लगे। अब ये जो होलकर थे, ये होलकर जाके माधव सिंह से मिल गए, पहले ईश्वरी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर बाद में पेशवा, इनको इंटरफेयर करने पड़ा और होलकर और सिंधिया में समझौता हो गया। ये सब सारी देखो ऊपर कहानी हो गई। अब इनमें मराठा के राजपूतों के संबंध में अत्यधिक बिगड़ा है। तो जो टसल आया मराठों के बीच में, जो मराठा सरदार बाजीराव वन के पीरियड में जो मराठा सरदार बने थे, ठीक है, जो बाद में इंडिपेंडेंस से डिक्लेयर किए, तो आपस में इनका टसल हुआ यहाँ से। जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह और माधव सिंह की वजह से, जो जयपुर के राजा, तो जयपुर की वजह से इन लोगों में आपस टसल हुआ। और 1743 से टसल स्टार्ट हुआ, बिकॉज जय सिंह जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ईश्वरी सिंह और माधव सिंह आपस में भाई लड़ने लगे। इस वजह से एक ग्रुप ने दूसरे को किया, दूसरे ने पैसा शेयर करने के लिए बाद में हो गया था सब मसला, ठीक है। पेशवा और निज़ाम के बारे में देखते हैं। 1748 में निज़ाम की मृत्यु हो गई। अब निज़ाम की 1748 में मृत्यु होती है और 1749 में क्या नाम है, शाहू जी की भी मृत्यु हो जाती है। तो पहले देखिए निज़ाम की मृत्यु हुई और 1749 में भी परलोकवास हो जाते हैं, शाहू जी स्वर्गवास हो जाते हैं। निज़ाम की मृत्यु के बाद जो है नसीर जंग गद्दी पे बैठता है, ठीक है। किंतु कुछ दिनों के पश्चात मुजफ्फर जंग ने उसका वध कर दिया। अब देखिए कार्नेटिक वॉर की बात होती है कि जिसमें नसीर जंग, नवाब अनवरुद्दीन, ये लोग होते हैं, ठीक है। अब इन लोग में लड़ाई होती है, पर किंतु कुछ दिनों बाद नसीर जंग के पश्चात, देखिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए होता क्या है, जो कार्नेटिक वॉर है उसमें आपको बताएं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे कार्नेटिक वॉर में हुआ क्या। देखिए फ्रेंच और इंग्लिश की, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश जो राइवलरी चलती है, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश जो राइवलरी चलती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि टसल कैसे चलता है कि इसमें, अब देखिए हैदराबाद की गद्दी को लेकर के लड़ाई हो रही होती है हैदराबाद, ठीक है। अब इसमें असफ जा होते हैं, असफ जा, ये असफ जा हैं, ठीक है। इनका जो बेटा होता है, ठीक है, असफ जंग, क्या नाम है, असफ जा, एक मिनट, इनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें इनके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। अब एक भाई ये है, एक भाई ये है, ठीक है। दिस इज़ नसीर जंग, एक लड़का नसीर जंग, ठीक है। दिस इज़ द यंगर वन, नसीर जंग इज़ द यंगर वन। अब एक बेटा एक और है, इनका जो बेटा होता है ये मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग को लगता है कि ही इज़ मोर टैलेंटेड देन द नसीर जंग, तो नसीर जंग का भतीजा है ये, ठीक है। मुजफ्फर जंग नसीर जंग का भतीजा। अब इसमें आपस में इन दोनों में लड़ाई चलती है। अब फ्रेंच क्या करते हैं, ठीक है, एक नसीर जंग से लड़ाई होनी है,
प्लस यहाँ वर्सेस मुजफ्फर जंग से लड़ाई होनी है, मुजफ्फर जंग से लड़ाई होनी है, ठीक है। तो जो फ्रेंच आते हैं तो फ्रेंच सपोर्टेड द मुजफ्फर जंग, ठीक है, और इंग्लिश सपोर्ट करते हैं नसीर जंग को, ठीक है। अब कार्नेटिक में भी लड़ाई हो रही होती है एट द सेम टाइम, कार्नेटिक में, ठीक है, कार्नेटिक में भी लड़ाई हो रही होती है और उसमें नवाब अनवरुद्दीन का मैटर आ जाता है, नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहिब, दो लोग आ जाते हैं, चंदा साहिब, ठीक है। तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा होता है? चंदा साहिब मुजफ्फर जंग को, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे होते हैं और नवाब अनवरुद्दीन और नसीर जंग को जो है नवाब अनवरुद्दीन और नसीर जंग को इंग्लिश सपोर्ट करते हैं। बस यही, दिस इज़ द बैटल ऑफ, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक का ये पार्ट हो जाता है। अब ये यही वाली पूरी कहानी है, थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए मुजफ्फर जंग को वध कर दिया जाता है कुछ दिन पश्चात। देखिए पहले तो नसीर जंग गद्दी पर बैठा, ठीक है, देखिए निज़ाम की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा नसीर जंग गद्दी बैठा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही मुजफ्फर जंग ने उसका वध कर दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद मुजफ्फर जंग का भी वध हो गया। ये सब पूरा इवेंट होता है तब जाकर के लास्ट की बात है, ठीक है। ये सब इसी में, ये जो बात है ना, ये पूरा कर्नाटक और इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया। इसके पश्चात क्या हुआ कि निज़ाम के तृतीय पुत्र सलाबतगंज गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है, और पेशवा ने सलाबतगंज के स्थान पर निज़ाम के सबसे बड़े पुत्र गाज़ीउद्दीन का पक्ष लिया था। और दुर्भाग्यवश क्या होता है कि गाज़ीउद्दीन की एक सौतीली माँ ने गाज़ीउद्दीन को विष देकर मार डाला। तो सलाबत जंग जो है, सलाबत जंग ने पेशवा से संधि कर ली और बहुत सा इलाका और चौथ वसूल करने का इन लोगों को, मराठा को सलाबत जंग ने का अधिकार दे दिया, ठीक है। तो ये सब सारी जो जंग होती है इसमें ये पूरा निचोड़ ये निकलता है कि ये सब में इंग्लिश पहले फोर्सेस जो होती हैं और फ्रेंच, इंग्लिश में फ्रेंच पहले जीत जाते हैं। जैसे ही फ्रेंच जीतते हैं तो ये मुजफ्फर जंग जो है गद्दी पे बैठ जाता है। ये आप देख रहे हो, ये मुजफ्फर जंग जो है गद्दी पे बैठ जाता है और फ्रेंच जीत जाते हैं, ठीक है। फ्रेंच सपोर्ट करते हैं, फ्रेंच जीत जाते हैं। बाद में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पे एंट्री होती है। अब जैसे ही क्लाइव एंटर करता है तो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। आर्कॉट घेर लेता है क्लाइव, ये सब सारी चीज़ें और भी इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फिर इंग्लिश का डोमिनेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये मुजफ्फर जंग फिर बाद में मार दिया जाता है, ठीक है, और फ्रेंच बैठाते हैं गद्दी पे इनके ही भाई नसीर जंग के भाई को, ठीक है। तो फिर ये टसल पूरा अलग इसमें टॉपिक चला जाएगा। तो मेनली बात यहाँ ये है कि ये सलाबत जंग जो है, सलाबत जंग ने पेशवा की संधि करके उसका बहुत सा इलाका और चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। अब देखिए क्या हुआ, बाद में रिश्ते बिगड़ गए दोनों में। 13 फरवरी देखिए 1760 में क्या हुआ, अब तक शाहू जी का देहांत हो चुका है। निज़ाम को उदयगिरी के युद्ध में पराजित कर दिया गया 3 फरवरी 1700। तो मराठों ने किया था उदयगिरी के युद्ध में। तो अगर बैटल ऑफ उदयगिरी पूछा जाए तो 1760 में है। तो बैटल ऑफ उदयगिरी आप नोट कर लीजिए कहीं, 3 फरवरी 1760, या आप कॉपी लेके बैठिए और कहीं नोट कर लीजिए कि उदयगिरी 1760, ठीक है। अब विवश होकर निज़ाम ने क्या किया, मराठों से संधि कर ली और बीजापुर का प्रांत, औरंगाबाद, बिदर का आधा भाग तथा दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ और बुरहानपुर, ये सब मराठों को दे दिया गया। संगोल की संधि हुई जिससे क्या हुआ कि मराठा इतिहास में संवैधानिक क्रांति थी, क्योंकि रियल हेड जो थे, ठीक है, इसमें हुई थी बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव तथा क्या नाम है राजा राम के द्वितीय के बीच में संगोल की संधि हुई थी और तय किया गया था कि मराठा राज का वास्तविक नेता पेशवा। तो 1750 में डिसाइड हो गया था कि रियल जो रूलर है वो पेशवा है, ठीक है। तो रियल रूलर कौन हो गया, पेशवा हो गए। और 1740 तक तो बाजीराव मन था। 61 में ये बालाजी बाजीराव का पीरियड था। बालाजी बाजीराव जो कि बाजीराव वन के पुत्र हैं, क्योंकि इनका पीरियड था 1740 से 61 और संधि हुई है 50 में और इनका पीरियड ये है। अब यहाँ पे देखा जाए उत्तर भारत पर विजय, देखें कितना है, थोड़ा सा पूरा तो नहीं कर पाएंगे, ये माधव राव ये सब आते हैं। तो देखिए उत्तर भारत का विजय है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो ये उत्तर भारत का विजय नेक्स्ट लेक्चर से